हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायो रैंक मेकर। दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता था, मानव जनन यानी कि जितने भी हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए हम लोग मानव जनन चैप्टर जो है स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे आप आर्तव चक्र कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है पैनल पे काम कर पाना। ठीक है, क्योंकि स्टूडियो भी बिजी रहता है, तो ये थोड़ा शेड्यूल है बच्चे, इसलिए हम लोग हिंदी माध्यम के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए कोशिश करेंगे कभी कभी अगर पैनल पे लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज ऐसे रिकॉर्डिंग, ताकि उन लोगों का एग्जाम जो है उसमें कोई इंटरप्शन ना आए, बाधा ना आए। ठीक है, कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए, इसलिए हम लोग इसमें जो है प्रॉपर वे में हिंदी माध्यम में भी जो है लेक्चर जो है बना करके, आप लोग रिकॉर्डिंग ही चल रहा है लेकिन इसको अपलोड किया जा रहा है ताकि उनको बेनिफिट मिल सके, उनको प्रॉपर नोट्स मिल सके रिवीजन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे हम लोग क्या देख रहे हैं, आज मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने वाले हैं, जिसे आप हिंदी में आर्तव चक्र भी बोल देते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे, आर्तव चक्र या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब बच्चे अगर हम बात करें, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है मादा प्राइमेट्स, जिसमें आप मनुष्य हम लोग में भी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट मतलब होता है जब प्यूबर्टी को हिट कर लेती है फीमेल तो। ठीक है, कापी में भी होगा, बंदर में भी होगा, यानी कि जितने भी मादा होंगे, जो प्राइमेट्स में जितने भी मादा होते हैं उसमें सभी में मिलता है। ठीक है, मादा नन प्राइमेट्स में बच्चे स्ट्रस साइकिल चलता है। ठीक है ना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है जो नन प्राइमेट्स होते हैं उनमें कौन सा साइकिल चलता है। जैसे प्राइमेट्स में तो चलो मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, लेकिन जो नन प्राइमेट्स होते हैं उनमें कौन सा साइकिल चलता है। ठीक है, आप लोग पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोग इसे पहले से जानते थे कि नहीं जानते थे कि जो नन प्राइमेट्स होते हैं उसमें कौन सा साइकिल चलता है। तो उनमें बच्चे स्ट्रस साइकिल चलता है। क्या साइकिल चलता है? स्ट्रस साइकिल। ओके, स्ट्रस साइकिल चलता है उसमें। यहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ है, स्ट्रस चक्र प्रेजेंट होता है। जैसे नन प्राइमेट्स की बात करें, गाय हो गई, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, इन सब की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये प्यूबर्टी जो है वो स्टार्ट हो नहीं, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, सही बात है। ठीक है, स्टार्ट एट प्यूबर्टी एज। जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला आर्तव चक्र होता है, उसे रजो दर्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं बच्चे? रजो दर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालक? रजो दर्शन, या फिर मेनार्क बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन जब बंद होता है, यानी कि बंद कब होगा? 45 से 50 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना। 45 से 50 वर्ष की उम्र में ये स्टॉप भी हो जाता है, जिसे आप क्या बोल देते हो? मेनोपॉज या फिर रजोनिवृत्ति बोल देते हो। औसतन अवधि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि आर्तव चक्र की कितनी होती है? 28 से 28 दिन की होती है। और मतलब एक एवरेज की बात कर लेते हैं बच्चे, 28 से 29 दिन हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, यानी कि एक साइकिल होता है जिसे आर्तव चक्र बोलते हैं, वो एक तारीख से अगर स्टार्ट हो रहा है तो 28 तक जो है मतलब पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद 28-29 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाता है दूसरा। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र। अब इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है बच्चे? अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है बालक और बालिकाओं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहले ब्लीडिंग फेज होता है, जिसमें 1 से 5 दिन तक क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। ठीक है, और ये सभी मादा में ही होता है, मेल में तो होता नहीं है, गलती से भी मत बोल दीजिए ये बहुत गलत बात है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, यानी कि आप इसे मेंस्ट्रुअल फेज भी बोल देते हैं, जिसमें ब्लीडिंग होता है। ध्यान रखिएगा, पहले फेज में क्या होगा? ब्लीडिंग होता है, जो कि 1 से 5 दिनों तक चलता है। उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज आता है। क्या आता है बच्चे? प्रोलिफरेटिव सेकेंड फेज, जिसे आप फॉलिकुलर फेज भी बोल देते हो, जो कि 6 से लेकर के 13th डे तक चलता है। कब से कब तक? 6 से लेकर के 13 दिन तक। अगर 1 तारीख को स्टार्ट हुआ है ब्लीडिंग, तो 4 या 5 को ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद 6 से लेकर के 13 देर तक क्या चलता है बच्चे? वो मतलब उसका प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फॉलिकुलर मतलब फॉलिकल्स का निर्माण हो जाता है, इसलिए इसे फॉलिकुलर फेज भी बोल देते हैं। अब प्रोलिफरेटिव को हम लोग प्रचुरोद्भवन बोलते हैं। ठीक है, पुट्टिकाएं अवस्था बोल देते हैं आप फॉलिकुलर फेज को,
ये चीज हो जाता है। उसके बाद 14वां यानी कि 14वां दिन जो होता है, जिसे आप थर्ड स्टेज भी बोल सकते हो, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस डे पे ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन मतलब वही जो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, oogenesis पढ़े थे ना, तो oogenesis यानी कि ओवुलेशन, oogenesis के बाद ओवम बना हुआ है, ठीक है, वो आकर के वेट कर रहा है, यानी कि वेट फैलोपियन ट्यूब में कब कर रहा है, 14वें दिन। तो 14वें दिन क्या होगा, एग निकल करके आएगा, उसी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन पे वेट करेगा, और वहीं फर्टिलाइजेशन हो गया अगर स्पर्म चला जाए तो, अगर नहीं जाए तो नहीं होगा। तो फिर वही वो ब्लीडिंग के रूप में वो टूट टूट करके गिरता है एंडोमेट्रियम का वाल, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो 14th डे क्या होता है बच्चे, ओवुलेशन होता है, उसके बाद ल्यूटियल यानी कि सिक्रेटरी फेज कह देते हैं। तो ये चार अवस्था है किसके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है। अब थोड़ा सा इवेंट की बात कर लेते हैं कि गर्भाशय में कौन कौन से इवेंट होते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है। तो बच्चे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे गर्भाशय में क्या होगा, एंडोमेट्रियम का वाल जो है, आपको पता है एंडोमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, उसके बाद पेरीमेट्रियम। तो क्या होगा बच्चे, जो मायोमेट्रियम होगा वो नहीं ब्रेक होगा, पेरीमेट्रियम नहीं ब्रेक होगा, एंडोमेट्रियम जो अंदर की वाल है वही ब्रेक होती है बच्चे। तो एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है और फॉलिकल्स विकसित होते हैं। ये सभी के सभी किसमें, गर्भाशय में इवेंट्स जो हो रहे हैं। अंडाशय यानी कि ओवरियन इवेंट्स क्या क्या हो रहा है, ओवरी में यानी कि सेम टाइम पे ओवरी में क्या क्या इवेंट्स हो रहा है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये सभी के सभी आपको क्या है बच्चे, ये सभी डायग्रामेटिक वे में आपको बताया गया है कि आखिर डायग्रामेटिक वे में हम लोग कैसे इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यही आगे चल के ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है। सेकेंडरी ओसाइट, जब ग्राफियन फॉलिकल फटेगा तो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा, फिर जो बचा हुआ चीज है वो क्या बना देगा, कार्पस ल्यूटियम बना देगा। कार्पस ल्यूटियम आगे चल के प्रोजेस्टेरोन बना देता है। ये मतलब एक तरीके से डायग्रामेटिक वे में हम लोगों ने समझने की कोशिश करी है, ठीक है। तो ये चीज है। अब पुटकीय प्रावस्था यानी कि आप फॉलिकुलर फेज भी बोल सकते हैं, उसमें क्या हो सकता है बच्चे, ओवुलेशन। अच्छा, इसका भी कंट्रोल एक बार हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, उसका रेगुलेटर कौन होगा, नियमन कैसे होगा, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी। तो सेम प्रोसेस जो है हम लोग इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। अब जैसे कि बच्चे हम लोग वहां देखे थे, यहाँ भी देख रहे हैं, जैसे हाइपोथैलेमस है, आपको होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, ये क्या रिलीज करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच, ठीक है। अब ये किसे प्रेरित करेगा, जीएनआरएच प्रेरित करेगा पीयूष ग्रंथि को। अब पीयूष ग्रंथि क्या बनाएगा, पीयूष ग्रंथि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रेरित करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाएगा, एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बना देगा, ठीक है, इतना क्लियर है। अब जब एलएच जो है बच्चे 14th डे पे क्या होगा, एलएच सर्ज यानी कि इस तरीके से एलएच बढ़ जाएगा। उसी 14 डे पे ए भी बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे। तो सबसे पहले एलएच सर्ज आ जाता है किस दिन, 14th डे पे, ठीक है। उसके बाद एफएसएच जो है अंडाशय में पुटक का निर्माण करते हैं, यानी कि जो प्राइमरी फॉलिकल, जब आप एनसीईआरटी में मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम देखेंगे तो वहां पर आप लोग देखेंगे क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा भी था, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो इस तरीके से उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ये देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर बाद में क्या बन गया, ग्राफियन फॉलिकल, फिर सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बना देगा, ओके। तो ये चीज है। उसके बाद ये नियमन हो गया, हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा, रिलीज करेगा जीएनआरएच यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करेगा। पीयूष ग्रंथि को प्रेरित किया तो पीयूष ग्रंथि क्या करे, एलएच और एफएसएच बनाएगा। 14 डे पे एलएच सर्ज आता है, ठीक है। अब 14 डे पे एलएच सर्ज आता है तो क्या बच जाता है बच्चे, जो कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, जिसे पिंड बोलते हैं, वो प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, ठीक है। और फिर एफएसएच जो है अंडाशय में पुटक का निर्माण करते हैं, और पुटक के द्वारा एस्ट्रोजन बनता है। अब दोनों के दोनों एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं, रीबिल्ड करने का काम करेंगे दोनों, कौन कौन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम के वाल को क्या करते हैं बच्चे, रीबिल्ड दोबारा से बनाएंगे, क्योंकि 14 डे पे स्पर्म आया नहीं और उस समय एंडोमेट्रियम का वाल ब्रेक डाउन होकर के गिरना शुरू हो गया ब्लड, इस तरीके से, ठीक है। तो एक बात है, ये पूरी कहानी है अपनी, ठीक है। उसके बाद बच्चे इनसेमिनेशन क्या होता है।
अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं बच्चे। इनसेमिनेशन एक टर्म है जिसे बोर्ड में कई बार पूछा गया है। इनसेमिनेशन को हिंदी में बोलते हैं वीर्यसेचन। क्या बोलते हैं बच्चे? वीर्यसेचन। अब शुक्राणु जो है वो शिश्न द्वारा, किसके द्वारा? शिश्न का हेल्प लेकर कहाँ? मादा की योनि में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रोसेस को इनसेमिनेशन बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? शुक्राणु जो है वो मादा की योनि में शिश्न द्वारा स्थानांतरित हो जाता है। इसको हम लोग वीर्यसेचन बोलते हैं, इनसेमिनेशन बोलते हैं। अब जब इनसेमिनेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। इसी को हम लोग हिंदी में निषेचन भी बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन को। अब देखना, इसका साइट कई बार पूछा गया है कि जगह, यानी कि किस जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना फर्टिलाइजेशन का लोकेशन क्या है बच्चे। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में कहा? एम्पुला पे होता है। एक ही शुक्राणु अंडाशय में प्रवेश करेगा और क्या होगा बच्चे? वही फर्टिलाइज करेगा। ऐसा नहीं कि जाते तो है मिलियंस में स्पर्म, शुक्राणु मिलियंस में जाते हैं मूवमेंट करके, लेकिन फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन कितना करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही करेगा। शुक्राणु के प्रवेश के पश्चात क्या होगा? मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। जैसा कि हम लोग oogenesis पढ़ रहे थे, आपको पता था मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा? जब शुक्राणु आएगा तब जाकर के oogenesis जो है पूरा कंप्लीट होता है। तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता था वहां पर भी, और उसके बाद ओवम बनता था। ठीक है, अब वो थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चे यहाँ पर। शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित अंडाणु, देखिए शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्र के साथ संलयन ही क्या कहलाता है? संलयन ही क्या कहलाता है बच्चे? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। उस फर्टिलाइजेशन के बाद, फ्यूजन के बाद क्या होगा? युग्मनज यानी कि 2n जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। ध्यान रखना, 2n जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। ओके, तो ये सारा चीज है। देखो हम लोग डायग्रामेटिक वे में समझ लेते हैं। आए तो बहुत सारे स्पर्म है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म आए हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजेशन कितना स्पर्म करेगा? एक ही करेगा। देख रहे हो, ये स्पर्म यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये बहुत सारे स्पर्म है। और आपको ये भी बात मैंने बताया था, स्पर्म के एक्ट्रोसोमल पार्ट में, यानी कि आगे के पार्ट में क्या होगा? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगा, जो कि जोना पेलोसिडा, यानी कि यही जोना पेलोसिडा की मैं बात कर रहा था, इसके लेयर को ब्रेक डाउन करेगा और फिर क्या होगा? इसके न्यूक्लियस यानी कि इससे क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा स्पर्म और 2n जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोरोना रेडिएटा की कोशिका, यानी कि बाहर जितने भी सेल्स दिख रहे हैं वो सब कोरोना रेडिएटा का लेयर है। समझ लो, सेल्स बहुत सारे होते हैं और एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब ये युग्मनज विकास करेगा, यानी डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? समसूत्री विभाजन बहुत तेजी से होती है, लयबद्ध होता है। ठीक है, रिपीटेड मैनर में होता है, ये सारा चीज है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चे? आगे इसी में विदलन होगा, क्लीवेज होगा, और वो आगे चल के डिवाइड होता चला जाएगा, जिसको हम लोग डायग्राम में समझ लेते हैं। जैसे जाइगोट था, अभी आपने क्या देखा बच्चे? जाइगोट देखा। ठीक है, अभी जाइगोट देखा। अब उस जाइगोट में क्या होगा? उस जाइगोट में आपको पता है विदलन होगा, क्लीवेज होगा। ठीक है, उस जाइगोट, ये जाइगोट है, 2n है, जिसे इग्नस बोल रहे हैं। अब ये 2 सेल्ड हो जाएगा, विदलन होते चला जाएगा, क्लीवेज 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, 8 से 16 हो जाएगा। ऐसे ही बनते 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 ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा बच्चे। क्या बन जाएगा? ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर एक बार देखना। ब्लास्टोसिस्ट, इसे ट्रोफोब्लास्ट कह देते हैं। इनर ओके, तो जो ब्लास्टोसिस्ट यानी कि ब्लास्टुला जो है बच्चे, यहाँ पे जितने भी सेल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इनको आप क्या कह देते हो बच्चे? इनर सेल मास। यहाँ पे जितने भी सेल्स दिख रहे हैं ना, इसे इनर सेल मास आप कह ले रहे हो। ठीक है, अभी समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दिया है, जिसे इनर सेल मास या फिर आंतरिक कोशिकीय सतह भी बोल देते हो इसे। अब इस पूरे को आप क्या बोल दे रहे हो? पूरे को ब्लास्टोसिस्ट बोल दे रहे हो। क्या बोल दे रहे हो? ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, या फिर कोरक पट्टी बोल देते हो। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देंगे? कोरक पट्टी। अब इसमें क्या होगा बालक और बालिकाओं, जरा ध्यान देंगे। जैसे पूरा स्टेप को हम लोगों ने ऐसे समझ लिया है कि सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट में क्लीवेज हुआ, मोरुला बना, मोरुला से ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट बना, और उस ब्लास्टोसिस्ट के बाद यानी कि उसके बाद ब्लास्टुला के बाद क्या बनेगा? गैस्टुला बनेगा। ये सारा प्रोसेस है। अब गैस्टुला यानी कि इनर सेल मास से बनता है, ये भी बात आपको पता है। ठीक है, इनर सेल मास से बनता है। अब गैस्टुला जो है ना, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो आपको एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म दिख रहा है ना, जो अंग,
या फिर अंग के यहाँ थोड़ा सा हम जूम करके दिखा रहे हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो दिख रहा है ना, अंग या अंग तंत्र जो है ना, वो किससे बनते हैं? तो गैस्ट्रुलस का ही निर्माण करता है। गैस्ट्रुला जो है 3 सतह का निर्माण करता है। ठीक है, गैस्ट्रुला निर्माण करता है 3 सतह का, और वो सतह कौन कौन से? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, अब जब ये हो जाएगा उसके बाद इम्प्लांटेशन की प्रोसेस शुरू होगा। अब उस समय आप ये कह सकते हैं, ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ना एंडोमेट्रियम के वाल पर जाकर के चिपक जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग इम्प्लांटेशन या अंतरोपण बोलते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। अब देखिए इम्प्लांटेशन में क्या हुआ, यही जो ब्लास्टोसिस्ट जो था वो क्या हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है बच्चे, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ, एंडोमेट्रियम के वाल से थोड़ा सा और इधर होगा, एंडोमेट्रियम के वाल से ब्लास्टोसिस्ट क्या हुआ, चिपक गया है। ठीक है ना, ये ब्लास्टोसिस्ट क्या है, यहाँ डायग्राम थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये जो है ना ब्लास्टोसिस्ट क्या है, एंडोमेट्रियम के वाल से चिपक गया, और इस प्रोसेस को आप इम्प्लांटेशन बोल देते हो। देखना ये कोरियोनिक है जिसे आप रसांकुर भी बोल देते हो। ठीक है, अब यही अपरा आगे चल के बनाएगा। ठीक है, अब देखिए फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा जो होता है उसका काम क्या होता है, ये जरूरी है आपके लिए। तो प्लेसेंटा जो होता है बच्चे, देखिए यहाँ रुधिर लिखा है, रुधिर और ऑक्सीजन का भ्रूण को सप्लाई करता है। माता से जो है ब्लड और ऑक्सीजन जो है वो भ्रूण को सप्लाई करता है प्लेसेंटा। उसके बाद भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट जो होता है वो माता को दे देता है, ताकि भ्रूण में मतलब कुछ ऐसा ना रह जाए। ठीक है, कुछ हार्मोन्स का भी निर्माण करता है। प्लेसेंटल हार्मोन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप लोग हमें बताएंगे कि आखिर वो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो प्लेसेंटल हार्मोन होते हैं। ठीक है, जैसे HCG आपने नाम सुना होगा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है ना, HCG हो जाएगा, क्या हो जाएगा, HPL हो जाएगा, रिलैक्सिन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन भी हो जाएगा। ये सभी के सभी प्लेसेंटल हार्मोन है। HPL का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो कि स्तन ग्रंथि को दूध स्रावित करने के लिए तैयार करने की क्षमता प्रोवाइड करता है, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, उसके बाद रिलैक्सिन जो प्रसव के दौरान गर्भाशय की ग्रीवा को फैलने में मदद करता है। गर्भाशय की ग्रीवा जब ज्यादा दर्द होता है तो वो फैलेगी, तभी तो बच्चा जो है बाहर आएगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि रिलैक्सिन जो है ना बच्चे, कभी कभी कई बार तो जिनको प्रसव पीड़ा नहीं होती उनको डॉक्टर रिलैक्सिन हार्मोन का एक इंजेक्शन भी लगा देते हैं। ठीक है, कई बार डॉक्टर जो है रिलैक्सिन का इंजेक्शन भी लगा देते हैं, तो ये चीज हो जाता है। ठीक है ना, ग्रास जो ग्रीवा जो है ना, वो गर्भाशय ग्रीवा जो है ना वो फैलने में मदद करता है, रिलैक्सिन। यहाँ पे नोट जो है ना वो बच्चे बहुत ध्यान से रखना याद, शायद आपको न दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ HCG लिखा गया है। HCG, HPL एंड रिलैक्सिन S3 में केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बनते हैं। ठीक है, ये कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो एक फीमेल में बनते तो हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे, जैसे कौन कौन से HCG, HPL और रिलैक्सिन। लेकिन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे बनते हैं, वो पहले भी बनते हैं। ठीक है, अब कोई मान लो स्त्री जो है वो संदिग्ध है, आपको पता करना है प्रेग्नेंट है कि नहीं है, आप असमंजस में है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि संदिग्ध स्त्री के यूरिन में HCG की उपस्थिति का पता लगाना ही प्रेगनेंसी टेस्ट का आधार है। समझ रहे, उसमें हम लोग जो भी प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसमें क्या करते हैं बच्चे, HCG को ही देखते हैं, HCG का लेवल है, HCG है या HCG एब्सेंट है। ये हो गया। ठीक है, अब आप थोड़ा सा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर लेते हो कि किस मंथ में क्या बनता है। अगर प्रेगनेंसी तो रही है, अब किस मंथ में क्या बनता है इसके बारे में थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे आपको पता है 3 मंथ का ट्राइमेस्टर होता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ, जो ये तीनों को हम लोग मिला करके क्या बोल देते हैं, एक ट्राइमेस्टर बोल देते हैं। तो ये जो ट्राइमेस्टर है, क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर लिखा भी हुआ है, पहली तिमाही जो कि 12 वीक की होती है। ठीक है, अब फर्स्ट मंथ की बात करते हैं बच्चे। फर्स्ट मंथ में क्या बनता है, फर्स्ट मंथ में हृदय का निर्माण होता है, भ्रूण का पहला संकेत आता है। ठीक है, हार्ट बीट भी आप सुन सकते हो स्टेथोस्कोप से। ठीक है, तो सबसे पहले हार्ट बन जाता है, जो कि पहले मंथ की ही कहानी है। ठीक है, उसमें भ्रूण का जो पहला संकेत है यानी कि हार्ट बीट जो है आप सुन सकते हो स्टेथोस्कोप का यूज करके। सेकेंड मंथ में लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन मतलब बन जाते हैं, लिम्स भी बन जाता है यानी कि पाद और उंगलियां बन जाती है सेकेंड मंथ में। थर्ड मंथ में क्या होता है, लगभग सभी प्रमुख अंग की रचना हो जाती है। 3 महीने तक लगभग सभी मेन ऑर्गन जो होते हैं ना वो सभी के सभी बन जाते हैं। ठीक है,
अब थोड़ी सी आ जाते हैं, एचसीजी का फुल फॉर्म यहाँ मैंने दिखा दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है, ठीक है, ये चीज है। ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी देख लिया हम लोग। हाँ, अब फिफ्थ मंथ में क्या होता है इसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं बच्चे, आखिर फिफ्थ मंथ में क्या होता है। देखिए, गर्भ की पहली गतिशीलता यानी कि फर्स्ट मोमेंट, जो बच्चा अगर जन्म लेने वाला है उसका पहला मोमेंट जो है 5वें महीने में देखने को मिलता है। सिर पे बाल आ जाते हैं, ठीक है, ये भी एक सिम्टम है बच्चा। ठीक है, अब 6 मंथ में क्या होता है, शरीर पर बाल, आंखों की पलकें जो है अलग अलग हो जाती है, जो मतलब चिपकी हुई थोड़ी सी रहती है वो अलग हो जाती है 6 मंथ में। बरौनिया भी बन जाता है, बरौनी वगैरह भी बन जाते हैं, इसे आप सेकंड ट्राइमेस्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद डायरेक्ट 8th मंथ में चले जाते हैं, क्योंकि 7th और 8th में क्या होता है बच्चे, मतलब ग्रोथ होता है, सारी चीजें तो ऑलमोस्ट बनी गई है, अब उसमें थोड़ा ग्रोथ होगा। 9 मंथ में क्या होता है बच्चे, गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि अब बच्चे का जो है जन्म होने वाला है, बच्चा कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड जब बच्चा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पार्चुरेशन आ जाएगा। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, जब बच्चा जन्म लेता है, गर्भ बाहर निकलने की क्रिया को आप पार्चुरेशन कहते हैं। ये एक न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है, ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस है। ठीक है, हाईलाइट करके रखना, तंत्रिका अंत स्रावी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, एंडोक्राइन प्रोसेस होता है जटिल, ठीक है ना। ACRH, ध्यान रखना, CRH मतलब कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, याद रखना। एक कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन आदि शामिल होते हैं इस पार्चुरेशन की प्रोसेस के लिए, प्रसव की प्रोसेस के लिए। तो इतने हार्मोन्स को भी याद रखना, कौन कौन से प्रसव के लिए संकेत, आखिर फर्स्ट संकेत कैसे आता है, कैसे पता चलता है कि अब प्रसव करना चाहिए। फर्स्ट संकेत जो है बच्चे पूर्ण विकसित भ्रूण से होता है, उसके साथ साथ अपरा भी देता है। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं बच्चा, एक मतलब हल्का संकुचन प्रेरित करते हैं, जिसे आप फीटल इजेक्शन भी कहते हैं। इजेक्शन मतलब बाहर की तरफ जाना, ठीक है ना, हल्का संकुचन प्रेरित करते हैं। ठीक है, अब ये सिग्नल देगा हाइपोथैलेमस को, प्रेरित करेगा, वो प्रेरित करेगा पस पीयूष ग्रंथि यानी कि पोस्टेरियर पिट्यूटरी को। पोस्टेरियर पिट्यूटरी क्या बनाएगा बच्चे, ऑक्सीटोसिन बना देगा। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, गर्भाशय की पेशी यानी कि आपको पता है कि ये इसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है ना, गर्भाशय की पेशी यानी कि उसमें यूटेराइन मसल आप बोल देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मायोमेट्रियम में संकुचन होगा, यानी कि थोड़ा लेबर पेन होगा, मतलब एक तरीके से बहुत पेन होता है, प्रसव पीड़ा भी बोलते हैं आप उसे। जिनको पेन नहीं होता है, अभी मैंने बताया कि डॉक्टर जो है इंजेक्शन भी दे देते हैं ताकि पेन हो, ठीक है ना। अब गर्भाशय में जोरदार संकुचन शुरू हो जाएगा, क्योंकि बार बार पेन हो रहा है, ठीक है ना। तो जब बार बार पेन होगा गर्भाशय में, जैसे संकुचन बढ़ेगा यानी कि मायोमेट्रियम कांटेक्ट होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, बेबी का जन्म हो जाएगा और बेबी बाहर आ जाएगा। और इस तरीके से आप लोग ये कह सकते हो कि बाबू का हैप्पी बर्थडे जो है HBD, अब हैप्पी बर्थडे आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है ना। इस तरीके से प्रसव भी हो गया अपना कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे, बर्थ हार्मोन किसे बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके अलग से रखा है, बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं। शिशु जन्म के तुरंत बाद अपरा भी बाहर आ जाता है बच्चे, अपरा जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटल हार्मोन कौन कौन से होते हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। मुख्य प्रसव हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, जिसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है बच्चे, किसमें कितना होता है, इसको जरा एक बार ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, गेस्टेशन पीरियड किसमें कितना होता है। ठीक है, निषेचन के बाद यानी कि निषेचन एवं प्रसव के बीच की समय अवधि को आप लोग गेस्टेशन पीरियड कह देते हो। गेस्टेशन पीरियड होता कितना है, मानव की बात करें 9 महीना यानी लगभग 270 से 290 दिन का होता है। बिल्ली की बात करें 63 से 65 दिन का होता है। कुत्ता की बात करें 60 से 65 दिन का होता है। हाथी की बात करेंगे बहुत ज्यादा होता है, 607 से 641 दिन का होता है। ओके, प्रसव के बाद ऑक्सीटोसिन दूध उतरने में मदद करता है, सही बात है, ठीक है, ये चीज है बच्चे। उसके बाद लैक्टेशन यानी कि जब अब दूध भी तो बनेगा, जो बच्चा जन्म लिया है वो तो दूध पिएगा ना, तो इसलिए लैक्टेशन की प्रोसेस भी समझ लेते हैं। अब जैसे लैक्टेशन की बात करते हैं बच्चे, अब इसमें आपको पता है स्तन ग्रंथि प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, स्तन ग्रंथि प्रेजेंट होती है, जिसमें बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे ग्लैंडुलर टिश्यू बोले तो ग्रंथिल उत्तक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
ग्रंथिल ऊतक जिसमें मतलब फैट, एक तरीके से फैट भी प्रेजेंट होता है। 15 से 20 क्या होते हैं बच्चे, मेमोरी लोब्स, यानी कि जिसे पिंड बोलते हैं, पिंड प्रेजेंट होते हैं उसमें, किसमें, ग्रंथिल ऊतक में। अब उसमें एल्बियोलाई होता है जिसे आप कोपिका बोल देते हो, जो कि दूध का श्रावण करता है। अब इसमें क्या होता है, मेमोरी टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस मेमोरी टिब्यूल्स में आपको पता है मेमोरी डक्ट होता है, ठीक है, किसमें ओपन होगा वो, मेमोरी डक्ट में ओपन होगा। ये सभी ओपन की बात कर रहा हूं मैं कि कौन किस में ओपन होगा, ठीक है। तो अब एक किसमें, मेमोरी ट्यूब्यूल्स किसमें ओपन होंगे, मेमोरी डक्ट में, ठीक है। अब ओ एम्पुला, फिर लेक्टिफेरस डक्ट्स, और फिर इस तरीके से आगे चल के निपल, फाइनली निपल में जाएगा मिल्क, और उस तरीके से निपल से बच्चा जो है सक कर लेगा, ठीक है। अब प्रसव के बाद माता दुग्ध उत्पादन करती है, जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रम, यानी कि जो प्रथम दूध होता है उसे आप कोलेस्ट्रम बोलते हो, क्योंकि उसमें पीला पीला जो है आईजी, मतलब उसमें बहुत सारा पीला पीला कलर देखने को मिलता है, उसे आप कोलेस्ट्रम बोल देते हो। और आपको पता है जो प्रथम मिल्क होता है उसमें आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ये बात ध्यान रखना, आईजीए एंटीबॉडी वो होता है जो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब 3 जनन अस्त्र का निर्माण जो है आप जरूर ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरीके से अपना जो है पहला चैप्टर नहीं, दूसरा चैप्टर जो है मानव जनन कंप्लीट होता है। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर आपको कहीं भी पढ़ने में समस्या आ रही है, समझने में नहीं समझ में आ रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को जरूर रिप्लाई करूंगा। ओके, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और कभी भी कोई भी समझने में टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।